अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेजिज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज जो है हम ऑल बुक्स हाईलाइटेड नोट्स जो कि थे जिसमें कंप्लीट बुक्स हैं बायो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स के कंप्लीट फर्स्ट ईयर और इंटर के बुक्स जो कि बीएससी नर्सिंग डीपीटी और इस तरह के एग्ज़ाम्स फॉर्म डी और इस तरह के मज़ीद एग्ज़ाम्स के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट की है बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए। तो बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए ये सेकंड वीडियो हो रहा है जो कि एक वीडियो में आपके साथ 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है शेयर कर चुका हूँ। ये जो है सेकंड वाला वीडियो है। तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेड क्लासेस हैं। अगर आप पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर दिए गए होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स मौजूद हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स मौजूद हैं। आप जो है हमारा पैकेज ले सकते हैं, ठीक है। और बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बीएससी नर्सिंग जिसमें लम्स चिन्हा डाओ एंड मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करती है स्कॉलरशिप वाली, उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। ओके, तो हम आज जो है एंजाइम्स से स्टार्ट करेंगे, एंजाइम्स के चैप्टर से, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट को सबसे पहले समझेंगे कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट्स एक ऐसी केमिकल होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। मोस्टली ये टर्म केमिस्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन अगर इस टर्म को हम बायो से रिलेट करें कि यानी कि लाइफ से में लेके आएँ तो इससे हम क्या कहेंगे? बायोकैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? बायोकैटलिस्ट कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट जो कि क्या करते हैं? वो स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अब ये जो है अपनी एक्टिवेशनल एनर्जी को जो है लोअर करते हैं बिकॉज दे लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिवेशनल एनर्जी यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, उससे लोअर डाउन करते हैं और क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल्स को एंजाइम कहते हैं और ये जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें बायोकैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। उसके बाद दे कैन डू दिस, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ देयर सबस्ट्रेट्स एट द एक्टिव साइट। अब ये अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कैसे, किस तरह से अपनी रिएक्शन करते हैं। तो ये अपनी रिएक्शन जो है, लेट मी कैंसिल दिस वन, ठीक है। लेट मी कैंसिल दिस वन ताकि हमें डिस्टर्बेंस जो है वो बार बार ना हो। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें। तो ये जो है अपनी एक्टिवेशनल एनर्जी, दे कैन डू दिस बिकॉज दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ देयर सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट। अब ये क्या करते हैं? अब एंजाइम जो है अपनी रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उससे हम कहते हैं, ठीक है। ये जैसा कि ये हम फॉर एग्जांपल ये क्या है? हमारा हर्ट नुमा बन गया है, लेकिन ये हमारा एंजाइम है और ये इसमें फिट होने वाला सबस्ट्रेट है। तो जैसा कि ये फिट होंगे दोनों, तो ये क्या बना देंगे? ये एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं? अपनी इस तरह से अपनी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम इसी तरह से अपनी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा दे कैन डू दिस बिकॉज दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहेंगे। इसी तरह से ये एक्टिवेशनल एनर्जी को लोअर डाउन करेंगे और स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को। मैनी एंजाइम्स हैव को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के पास एक ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि होता है जिसे हम को फैक्टर्स और को एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और को एंजाइम्स और को फैक्टर्स क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंजाइम में अटैच होते हैं, ठीक है। दैट हेल्प देम टू कैरी आउट द रिएक्शन, जो कि हेल्प करते हैं कैरी आउट द रिएक्शन। ये मैग्नीशियम मैग्नीज वगैरह ये सारे जो हैं इसके क्या हैं? कोफैक्टर और कोएंजाइम्स में की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जो कि है
कोएंजाइम्स हैव नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब कोएंजाइम्स जो हैं स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हैव नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक। इनमें नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक, जैसा कि हमें पता है कि एक जो हिस्सा होता है एंजाइम का वो प्रोटीनियस होता है, हम पढ़ के भी आए हैं कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो एक हिस्सा जो होता है वो इसका प्रोटीन का बना हुआ होता है, दूसरे जो होते हैं दूसरा पार्ट वो कोएंजाइम्स और कोफैक्टर से बना होता है, जो कि कोएंजाइम जिसमें जो पार्ट होता है वो है नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आर ऑफन ड्राइव्ड एट लीस्ट इन पार्ट फ्रॉम विटामिन्स, ठीक है, जैसे कि हम विटामिन से और वगैरह इससे ड्राइव किया जाता है कोएंजाइम्स को, ठीक है। ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, ये बात रिमेंबर करनी है। वेरियस फैक्टर्स, अब एंजाइम की एक्टिविटी को काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। एंजाइम का चैप्टर जो है हम पहले से ही बीएससी नर्सिंग के ग्रुप में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द यील्ड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अब एंजाइमेटिक रिएक्शंस के में क्या करते हैं कि वेरियस फैक्टर जो है इसकी प्रोडक्शन में, यानी कि इसके काम में, इसकी एक्टिविटी में इसे अफेक्ट करते हैं, जैसा कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट भी अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है और पीएच भी अफेक्ट करता है। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, बताए गए हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं किस तरह। एट हाई टेम्परेचर आर pH आउटसाइड द प्रीफर्ड रेंज। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे बहुत बड़े टेम्परेचर पे, यानी कि हाई टेम्परेचर पे और रेंज से हद से बढ़ के pH का लेवल अगर बढ़ जाए, फॉर द एंजाइम कैन लीड टू द डीनेचुरेशन। फिर एंजाइम क्या होगा, वहाँ पे डीनेचर हो सकता है, ठीक है। A change in substrate that prevents the enzymes from functioning। फिर उनमें क्या हो जाएगा, एक चेंज आ जाएगी उसके स्ट्रक्चर में, एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी, जिसकी वजह से जो क्या करेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन को, एंजाइमेटिक एक्शन को, उसकी प्रोडक्शन को रोकेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पहले जो था वो माना जाता कि सेल जो था वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, लेकिन बाद में बताया गया मुख्तलिफ रिसर्च के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें आई थिंक 37 ट्रिलियन सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और जब हम फेस वॉश करते हैं तो भी, यानी कि अपने मुंह हाथ धोते हैं तो भी हज़ारों लाखों सेल्स जो हैं हमारी बॉडी से गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए हम इसे कौन सा यूनिट कहते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट, और ये सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। अब ये सेल जो है वो कंसिस्ट करता है मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन पे और ऑर्गेनेलीज पे कंसिस्ट करता है, और प्रोटोप्लाज्म क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि प्रोटोप्लाज्म, ये देखें, इसमें ये है हमारा सेल और ये है हमारा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में भी फ्लूइड प्रेजेंट है, इस सेल के इनर साइड, ये इस एरिया में भी क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। तो इन दोनों के फ्लूइड को मिला के इसके फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे और इसके फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट और टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब तक इसकी 3 अक़साम जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी है। सबसे पहले इसे 1590 में बनाया गया था, फिर माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया था गलीलियो ने 1610 को, ठीक है, गलीलियो ने, ये पॉइंट भी याद रख लें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि मोस्ट एडवांस है, जो कि 1935 में बनाई गई थी, जिसकी वजह से वायरस को हम डिस्कवर कर चुके हैं और वायरस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें विजिबल हो सके वो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हैं। यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन।
ठीक है। जैसे कि माइक्रोस्कोप्स में क्या होता है कि एल्यूमिनेशन यानी कि लाइट का सोर्स लाजमी है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एज अ बीम यानी कि किरणें को यूज़ किया जाता है। इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेल फ्रैक्शन, सेल्फ फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे आइसोलेशन होती है। आइसोलेशन अब किन चीज़ों की, सेल्यूलर कंपोनेंट्स जैसे कि ड्राई वेट को साइड पे कर देना, या फिर उसमें से जो है वो हमारा ऑर्गेनेलीज को डिस्कवर कर लेना, ऑर्गेनेलीज को निकालना, उसको स्टडी करना। तो सेल फ्रैक्शनेशन जो है वो इस प्रोसेस को कहा जाता है। बाय ब्रेकिंग एंड स्पाइनिंग द सेल्स, ठीक है। अब इस प्रोसेस में सेल को या तो तोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना होता है, और उसके बाद सेल्स को स्पिन किया जाता है ताकि इजीली स्टडी की जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। अब सेल्स के जो हैं वो दो अकसाम होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। बेसिस स्ट्रक्चर यानी कि बनावट के बुनियाद पे सेल्स के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो होते हैं। एक को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, दूसरे को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब जबकि हम प्रोकैरियोट्स को देखें तो प्रोकैरियोट्स कुछ इस तरह के सेल होते हैं जिसमें उनका क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो विजिबल होता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोकैरियोट सेल है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, वाज़ेह नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेल को क्या कहेंगे, इस तरह के सेल को प्रोकैरियोट कहेंगे, और मोस्टली ये जो है ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और उसके बाद यूकैरियोट यानी कि ये ट्रू न्यूक्लियस वाले, ये ट्रू न्यूक्लियस वाले नहीं होते। प्रोकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस वाले नहीं होते, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस वाले होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसा कि ये एग्जांपल जो है ये यूकैरियोट्स का है, इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर बाउंड्री लाइन है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप भी उसे कहा जाता है, वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन विच सेपरेट साइटोप्लाज्म, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती हो फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर आप देख लें, ये जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, एक्सटर्नल को सेपरेट कर रही है। तो ये वाली बाउंड्री जो है, ठीक है, अब इसका कुछ मैं चेंज कर देता हूँ कलर, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाली बाउंड्री जो है, ये वाली, ठीक है, सेल की, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंगर एंड निकोलसन, ये दोनों साइंटिस्ट से जिन्होंने प्रपोज किया था, कौन सा मॉडल प्रपोज किया था, जो इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और ये मॉडल जो था वो 1972 में प्रपोज किया था सिंगर और निकोलसन ने, जो कि किससे रिलेटेड था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन से। यानी कि इन्होंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका काम कैसा होता है, वो जो बताया था वो सिंगर और निकोलसन ने 1972 को बताया था, ठीक है। इससे पहले भी काफ़ी मॉडल पेश किए गए थे, जैसा कि सैंडविच मॉडल भी आया था, सैंडविच मॉडल भी आया था, लेकिन इसमें वैलिड जो है, जो कि अभी तक भी माना जाता है, वो है लिपिड बायलेयर, ठीक है। लिपिड बायलेयर जो कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और लिपिड बायलेयर जो था, लिपिड बायलेयर वाला मॉडल जो कि निकोलसन वालों ने दिया था, वो अब तक माना जा रहा है, वैलिड है जो कि। देर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे अब बात हो रही है उस मॉडल से रिलेटेड। टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स, जो कि मैंने बताया कि लिपिड बायलेयर, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोलिपिड्स, और उसमें प्रोटीन शामिल हो गए, ठीक है, ठीक है। लिपिड बायलेयर का ये मॉडल यही था, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो है ये कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। यानी कि इनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो कि ये वाली होती है, सेल की बाउंड्री जो होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो है ये लिपिड बायलेयर से बनी होती है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसीलिए इसको कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक जो है फॉस्फोलिपिड्स और दूसरे प्रोटीन, जो कि यहाँ पे हम पॉइंट को हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद बढ़ेंगे द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन क्या हैं? ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं इन्वॉल्वड इन मेकिंग ऑफ सेल स्पेसिफिक। अब ये जो है सेल को स्पेसिफिक बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारे सेल को, स्ट्रक्चर को, हमारे फंक्शन को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन ये जो आउटर बाउंड्री है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन ऑफ द प्लाज्मा एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स। अब ये प्रोटेक्शन करती है जो भी अंदर इसके न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज हैं, इनकी प्रोटेक्शन करती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म में ये क्या करते हैं, इसको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म जो इसका काम होगा ये होगा प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स। अब फिर इसमें सॉल्यूट्स भी होंगे तो उनकी रेगुलेशन एंड मटेरियल को अंदर आने देना और यहाँ से बाहर भेजना, ये भी इसका काम होता है, ठीक है। ड्यू टू द सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, इसीलिए, ठीक है। तो जैसा कि हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, फॉर एग्जांपल हम अगर किसी बड़ी सिटी जैसे कि कराची में रह रहे हैं तो किसी भी अजनबी को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, तो इस तरह से ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल है। जिस तरह से ये देखता है कि ये मुझे नुकसान नहीं रसाएगा, सेल को नुकसान नहीं रसा सकता या सेल के लिए फ़ायदे वाला है तो उसे इन करेगा, अदरवाइज उसे नहीं आने देगा। तो इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है। प्लांट सेल हैज नॉन लिविंग पार्ट। अब प्लांट सेल में नॉन लिविंग पार्ट होता है, वापस से सुन लें, प्लांट सेल में नॉन लिविंग पार्ट होता है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। तो यहाँ पे हमने आधी जो है हमारी पहली सुलझा दी है, तो उसे हम सेल वाल कहेंगे, जो कि इस एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होती है। अब जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये जो आप मेरी एरो को देखें यहाँ पे, माउस की एरो को, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सिर्फ एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये प्लांट्स में एक और लेयर भी होती है इसके ऊपर जिसके हम सेल वाल कहते हैं। और ये सेल वाल जो होती है वो क्या होती है, डेड होती है, यानी कि ये नॉन लिविंग पार्ट होता है और ये मोस्टली सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अब वेरी करता है, बैक्टीरिया में ये दूसरे किस्म का पेक्टिन और लिग्निन दूसरी चीज़ों से बना होता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन से बैक्टीरिया में बनाया गया होता है, तो फंजी में काइटिन वगैरह इस तरह से, और प्लांट्स में जो है वो बनाया जाता है सेल्यूलोज से। तो इस तरह से जो है ये प्लांट में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग होता है और ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेंट्रल एंड कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ सेल। अब न्यूक्लियस है ये जो है वो सबसे पहले डिस्कवर होने वाला ऑर्गेनेली है। सबसे पहले डिस्कवर होने वाला ऑर्गेनेली कौन सा है, न्यूक्लियस है। ये क्या करता है, सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल है। सेल को कंट्रोल करने वाला पार्ट जो है वो कौन सा होगा, वो न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो हम पार्ट देख रहे हैं, आप एरो को देखें, ये सेल के अंदर ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है, ठीक है। किसी और इससे हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स इसे कहते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं दरअसल होते हैं कलर्ड बॉडीज होती हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, जो कि स्पेसिफिक चीज़ इसमें होती है, जो कि होता है डीएनए, स्पेसिफिक चीज़ होती है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीशीज में ये पाया जाता है, ठीक है। नंबर आर स्पेसिफिक इन सेल्स ऑफ स्पीशीज, जैसे कि मुख्तलिफ स्पीशीज हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे मार्कर को फिर से हम रेड या ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, और आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अब ये इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे मौजूद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये क्या है, एक नेटवर्क है ऑफ चैनल्स, यानी कि ये चैनल्स का एक ट्यूब्स का नेटवर्क है
फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये इस मेम्ब्रेन से लेके यहाँ पे एग्जैक्ट एरो को देखें, यहाँ से लेके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये एक नेटवर्क होगा, ट्यूब्स का नेटवर्क होगा, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये चैनल्स होंगे जो कि एक्सटेंड कर रहे होंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे। और ठीक है, उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बडीज भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये तीनों नाम जो हैं इसके हैं गोल्जी अपरेटस के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सेलुलर सिस्टम को क्या करते हैं, सेलुलर सिस्टम विद द सेक्स। ठीक है, सेक्स ये एक सेक नुमा शक्ल के होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, सेक्स नुमा के होते हैं, पैरेलल अरेंज्ड होते हैं ये इस तरह से, यानी कि ये तो मैंने स्ट्रेट बनाया, लेकिन ये ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, फ्लैटेंड होते हैं, ये तो आपको पता है, फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, और इसमें मेम्ब्रेन भी होती है गोल्जी बडीज, और ये मोस्टली इनका काम जो है सेल सीक्रेशन से होता है, यानी कि ये केमिकल्स जो होते हैं ये इनका काम होता है, और इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र करते रहता है थ्रू आउट द सेल्स। ठीक है, लाइजोसोम्स की अगर हम बात करें तो लाइजोसोम्स आर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्केल्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, किनमें, लाइसोसोम्स में। ये स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स स्फेरिकल होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन इनमें होती है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, जिन्हें सुसाइड सेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे हम पोस्ट ऑफिस कह रहे थे, इससे लाइसोसोम्स को सुसाइड सेक्स भी कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स क्या हो गए, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल एज केमिकल सिंथेसाइजर्स एंड स्टोरेज बॉडीज। ठीक है, अब प्लास्टिड्स क्या हैं, प्लांट सेल में फाउंड होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या हैं, प्लांट में मिलते हैं, जो कि हैं क्लोरोफिल, ये हमारा प्लास्टिड है, ल्यूको, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ये जो हैं हमारे क्या हैं, हमारे प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं प्लास्टिड्स हैं, जो कि काम करते हैं कौन सा, केमिकल सिंथेसाइजर्स का काम करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, और स्टोरेज बॉडीज़ का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को वगैरह स्टोरेज करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर चेंड्रोसोम्स जो हैं, काइंट्रोसोम्स और चेंड्रोसोम्स, ये एक्ट करते हैं एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी फॉर्म करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक रेस्पायरेशन यहाँ पे होती है, और कर्ब साइकिल भी यहीं पे, यानी कि ये एरोबिक रेस्पायरेशन कर्ब साइकिल का साइट है, यहीं पे ये प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पर ऑक्सीजोम्स, अब ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी माइक्रो बॉडीज़ हैं, कहाँ पे, कोई इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं टॉक्सिक मटेरियल को सही करने के लिए, जैसा कि अगर को लिवर में मोस्टली ये पाए जाते हैं, और जैसा कि हमारा लिवर जो है मोस्टली कोई अल्कोहलिक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी ले, तो फिर जो है परऑक्सीजोम्स जो हैं एक्शन में आएंगे और उसको टॉक्सिक मटेरियल को सही करेंगे, और इससे हाइड्रोजन परऑक्साइड एक जहरीला मवाद है। ठीक है, उसका, और ये डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर जो है परऑक्सीजोम्स का इनका काम, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। उसके बाद गिलाइक ऑक्सीजोम्स क्या हैं, एन अदर टाइप ऑफ माइक्रोबडीज़। ये क्या है, माइक्रोबडीज़ हैं, जैसा कि परऑक्सीजोम्स जो हैं वो भी माइक्रोबडीज़, और ये भी माइक्रोबडीज़ हैं। ये रिस्पॉन्सिबल करती हैं कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड इनटू शुगर, ये ग्लाइकोलिसिसोम्स जो हैं वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं शुगर में, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी जानिब, तो वो है नेटवर्क ऑफ फेबोरस प्रोटीन। अब फेबोरस प्रोटीन भी हमारे सेल में मौजूद होती है जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम साइटोस्केलेटन, ये सेल के स्केलेटन को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को हम देख लेते हैं, ये भी सेल ऑर्गेनली हैं और ये क्या हैं, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, इसीलिए राइबोसोम्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स आर द डार्क बॉडीज, ये डार्क बॉडीज होती हैं, अपीयर इन नियर द न्यूक्लियस बिफोर सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन से पहले ये क्या करती हैं, अपीयर होती हैं। जब भी सेल डिवीजन होना होता है तो ये सेंट्रोल जो है वो अपीयर होते हैं, कहाँ पे, किन चीज़ों में, एनिमल एंड लोअर प्लांट्स ऑफ द सेल, ठीक है। एनिमल्स में होते हैं और लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये अपीयर होती हैं। वैक्यूल्स आर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड, ये इसमें खुद का लिक्विड होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड नहीं होता। वैक्यूल्स में आर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड, इसमें यानी कि प्रोटोप्लाज्म का जो कोई मैंने आपको समझाया था वो फ्लूइड इसमें नहीं होता। एंड कैविटीज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, अब इसकी कैविटी जो होती है वो सराउंडेड होती है टोनोप्लास्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, अब ये यहाँ पे वैक्यूल होगा तो इसमें ये प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्म हम कह रहे थे इस फ्लूइड को जो कि सेल में मौजूद है और न्यूक्लियस में मौजूद है, तो इन दोनों, यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है और यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है, ये यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म का कहा जा रहा था। ये जो है इसमें फ्लूइड जो है वो अलहदा से इसका खुद का होगा, इससे नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या करेंगे, इसकी मेम्ब्रेन, ये जो इसकी इस पे मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इस पे जो मेम्ब्रेन होगी ये वाली इसकी वैक्यूल की, इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये वाली सेल मेम्ब्रेन है तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सेल वॉल कहेंगे। और यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन होगी यानी कि लेयर होगी उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे और हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिविंग, अब ये जो है अब इससे मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है और लेक्चर भी 27 मिनट का हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।